एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से त्रिवेद आईएएस में। आज की डेट है 25 जुलाई। आज से शुरुआत करते हैं हम ये हमारे प्री मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत डे 11। जो GS4 है एथिक्स, उसके अंतर्गत आज हमें पढ़ना है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी अवधारणा क्या है, प्रशासन और शासन में इसकी क्या उपयोगिता है और अनुप्रयोग है। GS पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संसद और राज्य विधानमंडल हैं, उनकी संरचना क्या है, उनकी कार्य प्रणाली, कार्य संचालन, उनकी शक्तियां और विशेषाधिकार और उनसे जुड़े हुए मुद्दे। इसके अलावा आपको 10 MCQ सोल्व करने का प्रयास करना है, साथ ही 2 मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है, भारत यूनाइटेड किंगडम जिनके बीच समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता हुआ है, तो इनके बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या कहा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप। तो इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। कुछ ही जो पॉइंट्स है उसमें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। समझौते की मुख्य विशेषताएं देखें तो इस समझौते को क्या कहा गया है, साझी समृद्धि की योजना। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक जो वर्तमान $56 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है उसको दोगुना करना। उल्लेखनीय है कि जो भारत की सेवाओं का यूके को जो निर्यात है 2024 में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है, और जो सेवाओं का आयात है वो स्थिर रहा है। भारत के लिए इससे क्या लाभ होगा। देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे MSME, किसान, मछुआरे और युवा वर्ग है उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। यूके में बने उत्पाद जैसे मेडिकल उपकरण, एरोस्पेस पुर्जे अब भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस समझौते से विशेषकर जो MSME है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उसको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल होगी, यानी कि अब वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेगा, विशेषकर जो छूट दी गई हैं उनके मामले में। अब बात करते हैं भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन से हैं इसमें। तो देखिए, जो भारत निर्यात करता है यूके को, अब 99% जो वस्तुएं होंगी उन पे शून्य शुल्क होगा, यानी कि ये एक तरीके से मान लीजिए जो कुल व्यापार का मूल्य है उसका लगभग 100% ही हो चुका है। और विशेषकर लाभ किन क्षेत्रों को मिलेगा, तो परिधान, वस्त्र, चमड़ा जैसे जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही टैरिफ में उल्लेखनीय कमी हुई है। जो औसतन आयात शुल्क है वो 15% से घटाकर कितना हो गया है, 3% हो गया है। और 45% जो भारतीय वस्तुएं हैं उन पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रमुख रियायतों की बात करें तो जो स्कॉच विस्की हैं उन पर आयात शुल्क है उसको 150% से घटाकर कितना कर दिया गया, लगभग 40% कर दिया गया। जो लग्जरी गाड़ियां उन पर भी आयात शुल्क घटाया गया है, जो पहले 100% से अधिक था उसको अब घटा के 10% के आसपास कर दिया गया है। हालांकि ये है जो पहले चरण में केवल 10,000 यूनिट्स तक ही सीमित होगा, जिसे अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 19,000 यूनिट्स तक किया जा सकता है। हालांकि इसमें जो कृषि उत्पाद थे उनको बाहर रखने की मांग की जा रही थी, तो इसमें जो संवेदनशील कृषि उत्पाद हैं उनको छूट प्रदान की गई है। भारत ने जो दुग्ध उत्पाद हैं, ताज़े सेब, अखरोट, वेजिटेबल बीज, ब्लू चीज़ जैसे जो उत्पाद हैं उनको छूट से बाहर रखा है। साथ ही यूके ने मांस, अंडा आधारित जो उत्पाद हैं आदि को छूट से बाहर रखा है। बात करते हैं मोबिलिटी की। तो देखिए, भारत ने जो सेवाएं हैं है ना, उनमें छूट दी है कि लोग आराम से आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन भारत ने जो कानूनी सेवाएं हैं, कराधान है और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे एरिया हैं वहाँ पे सीमाओं को बनाए रखा है। वहीं यूके ने कंप्यूटर सेवा, कंसल्टेंसी और पर्यावरणीय सेवाएं वहाँ पे सीमित सुविधाएं ही दी है। इसके अलावा 1800 जो पारंपरिक शेफ हैं, संगीतज्ञ, योग प्रशिक्षक हैं, उनके लिए अस्थायी प्रवेश कोटा भी तय किया गया है। हालांकि जो व्यवसाय और IT पेशेवर हैं उनके लिए कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता इसमें दर्ज नहीं की गई है। हमने कल भी पढ़ा था डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसमें क्या है कि जो अगर कोई श्रमिक है जो अल्पकाल के लिए अगर वहाँ पे जा रहा है अस्थायी रूप से, विशेषकर यहाँ पे 3 वर्ष के लिए कहा गया है कि जो श्रमिक 3 वर्षों तक किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से कार्यरत होंगे उन्हें केवल अपने मूल देश में सामाजिक सुरक्षा अंशदान देना होगा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो अंशदान देते हैं वो
उनको जो मूल देश होगा वहीं करना होगा, यानी डबल कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जो सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं उनके जो लागत है वो कम होगी और विश्वास और निवेश वातावरण बेहतर होगा। बात करते हैं रणनीतिक साझेदारी की। इसके अंतर्गत विजन 2035 और रक्षा सहयोग की बात करते हैं। तो विजन 2035, तो भारत और यूके ने अगले दशक के लिए रणनीतिक साझेदारी को ऊर्जा और दिशा देने के लिए विजन 2035 दस्तावेज जारी किया है। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्धचालक, खनिज, साइबर सुरक्षा, ये ऐसे रणनीतिक क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश सहयोग के लिए प्रयास कर रहे हैं विजन 2035 तक के लिए। बात करते हैं रक्षा औद्योगिक रोड मैप क्या है। तो रक्षा और तकनीकी सुरक्षा में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साझा रक्षा उत्पाद तैयार करना और रणनीतिक प्रौद्योगिकी उनमें सहयोग करना, इसके लिए भी रूपरेखा तय की गई है। साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध भी एकजुटता की बात कही है। भारत और यूक्रेन ने कहा है कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ किसी प्रकार का दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने कहा कि जो पहलगाम हमला है उसकी जो यूके ने निंदा की थी उसके लिए उनको धन्यवाद। लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी दोनों देशों ने सहमति दर्ज की है। तो देखिए यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपको याद रखना, प्री के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, हालांकि मेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पहला होता है प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए, यानी एफटीए से पहले क्या होता है, पीटीए होता है। इसमें जो सदस्य देश होते हैं वो कुछ विशेष वस्तुओं पर कम शुल्क लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो सभी वस्तुएं हैं उन पे शुल्क को हटा दिया जाता है या सभी पे शुल्क है वो कम कर दिया जाता है। इसमें कुछ ही विशेष वस्तुएं होती हैं जिन पे या तो शुल्क हटा दिया जाता है या फिर कम टैरिफ लगाया जाता है। तो ये है प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उदाहरण के लिए जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ पीटीए। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो इसमें क्या होता है कि जो सदस्य देश होते हैं वो अधिकांश वस्तु और जो सेवाएँ हैं उन पे चाहे वो शुल्क हो और चाहे गैर शुल्क बाधाएँ हो उनको हटा लिया जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है कि अगर किसी तीसरे देश के साथ वो व्यापार कर रहे हैं तो तीसरे देश के लिए किसी प्रकार की जो टैरिफ है उसमें छूट नहीं दी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद में इससे ऊपर जो होता है या इससे अधिक जो व्यापक होता है, देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें क्या है, सिर्फ वस्तु और सेवाएँ शामिल होती हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं ना, खरीद है, मानव संसाधन गतिशीलता है ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो किस में शामिल किए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CAPA, है ना। तो जो CPA है होता है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से काफ़ी व्यापक होता है और इसमें वस्तुओं के व्यापार और वस्तु और सेवाओं के व्यापार के अलावा इन्वेस्टमेंट, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, मानव संसाधन गतिशीलता, ये सभी शामिल होते हैं। जैसे इंडिया जापान, इंडिया UAE के बीच में क्या है, CEPA है। इसके बाद में इससे आगे चलते हैं तो बनता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन यानी इसमें क्या होता है कि जो भी इसके यूनियन के सदस्य देश होते हैं वो व्यापार पर शुल्क हटा देते हैं और तीसरे देशों के लिए समान बाह्य शुल्क लगाते हैं। यानी कि जो भी सदस्य देश होंगे वो किसी तीसरे देश से अगर व्यापार करते हैं तो वो सभी जितने भी देश हैं वो उन सब के लिए, तीसरे देश के लिए भी जो शुल्क होगा या जो टैरिफ होगा वो समान ही होगा। जैसे एक साउथ अमेरिका का है मर्कासुर, है ना, ये कस्टम यूनियन है। फिर होता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट ये कस्टम यूनियन से आगे का होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ शुल्क की बात नहीं आती है कि बाह्य शुल्क वो समान होंगे, बल्कि इसमें ये भी होता है कि जो कैपिटल है, श्रम है, सेवाओं की स्वतंत्र जो है ना, उसकी स्वतंत्र आवाजाही होगी। यानी कि सिर्फ यहाँ पे टैरिफ्स तक ही सीमित नहीं है चीज़ें, बल्कि कैपिटल हो, लेबर हो, है ना, सेवाएं, उनकी स्वतंत्र आवाजाही होनी शुरू हो जाती है। तो होता है आपका कॉमन मार्केट। इसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। ये सबसे व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रूप होता है जिसके अंतर्गत पूरे यूनियन है उसको एक ही इकोनॉमी मान लिया जाता है। तो ये सबसे उन्नत चरण है जिसमें सदस्य देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वो भी एक समान होती है,
समान आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ होती हैं, यानी कि पॉलिसी भी अब चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे फाइनेंशियल हो वो भी सेम हो जाती है। जैसे यूरोपीय यूनियन है, वो क्या है, एक इकोनॉमिक यूनियन है। इसके बाद बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्दों को हटाने की बहस। ये अभी संसद में चल रही है। तो जो कानून मंत्री है उन्होंने कहा है कि हम जो सरकार है उसका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है या कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी या पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाना चाहती है। तो उसी में उन्होंने एक मामला है वो कोर्ट किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना, ठीक है। और इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं अगर प्रस्तावना पे कोई आता है तो देखिए 2024 में एक मामला आता है डॉक्टर बलराम सिंह व अन्य बनाम भारत संघवाद। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 42वां जो संशोधन है उसको चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो समाजवाद वर्ड है वह भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को। ये निजी क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है। दूसरा वर्ड है पंथ निरपेक्षता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पंथ निरपेक्षता वर्ड है वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका अभिन्न अंग है ना। तो ये दोनों ही संशोधित नहीं हो सकते। बात करते हैं हमारे अगले न्यूज़ की। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है। देखिए आपको पता होगा कि मणिपुर है वहाँ पे ऑलरेडी है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 13 फरवरी 2025 से। तो हाल ही में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है वो आगामी 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया जाए। इसका आधार क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356। तो बात करते हैं हम राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि की। देखिए 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। लागू क्यों होता है? देखिए वहाँ पे जो मेतई समुदाय के जो विधायक थे उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे जब हो गया, इस्तीफे के बाद जो कोई भी दल या नेता था वो सरकार के गठन का दावा करने को तैयार नहीं था, और इसी का परिणाम हुआ कि वहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। बात करते हैं कि मणिपुर में शांति और सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए कुछ महीनों से मेतई बहुल घाटी है ना, तो घाटी में कौन रहते हैं? मेतई समुदाय रहता है। और कुकी जो है वो कहाँ पे रहता है? पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। तो मेतई बहुल घाटी और कुकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के जो मिलन बिंदु हैं वहाँ पे वर्तमान में शांति है। वहाँ पे अगर पहली बड़ी हिंसा देखें तो नवंबर 2024 में हुई थी, उसके बाद में वहाँ पे शांति है। लेकिन हाल ही में जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा कई हथियार बरामद किए गए हैं। तो सरकार का भी यहाँ इरादा है कि जो वर्ष के अंत तक जो हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोग हैं उनको वापस लाया जाए। तो बात करते हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति की। देखिए 26 महीने बीत चुके हैं और जो मेतई और कुकी जो समुदाय हैं उनके बीच किसी प्रकार का ठोस संवाद या सुलह नहीं हो पाई है। इस पृष्ठभूमि में जो राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का जो निर्णय है वो असंतोष को जन्म दे सकता है। बात करते हैं संवैधानिक प्रासंगिकता की। तो देखिए अनुच्छेद 356 है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहा गया है। उसमें कहा गया है कि जब राज्य सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चलती हैं तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यहाँ पे संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। अगर एक बार मंजूरी मिलने के बाद में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हालांकि इसकी अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के अधीन है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निश्चित किया गया था। इसमें कहा गया है कि हर 6 माह में संसद है वो पुनः अनुमोदन करेगी, तभी उस हर 6 महीने आगे बढ़ पाएगा। और 1 वर्ष के बाद तभी बढ़ पाएगा जब ऐसी स्थिति हो कि वहाँ पे सरकार का गठन नहीं हो सकता या फिर चुनाव नहीं हो सकता। तो देखिए अगर मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है वो हो सकता है कि संवैधानिक रूप से उचित हो, लेकिन अगर लोकतांत्रिक रूप से देखें और जनप्रतिनिधियों की मांगों के देखें तो वो एक काफ़ी नकारात्मक है। तो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति शासन को हटा के वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार है
उसकी पुनः स्थापना की जाए। इसके बाद बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर सीजीआई की टिप्पणी। देखिए, कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, उसमें ये मांग की गई थी कि सरकार जो भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है उन नामों को बिना देरी के स्वीकृति दी जाए। उसमें ये कहा गया, जो 2 वकील थे उनका कहना था कि कुछ नाम थे 2019 से लंबित हैं और 2021 और 22 में उनके नाम फिर से दोहराए गए। अगर ये देरी की जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जो भी वकील होते हैं उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है और उनका न्यायिक करियर है वो प्रभावित होता है। तो ऐसा एक उदाहरण दिया गया कि 2 वकील थे, एक बम्बई के और एक दिल्ली के। दिल्ली में है जो महिला वकील हैं तो उनका कहना है कि जो ये ऐसे वकील थे उन्होंने न्यायाधीश बनने की सहमति ही वापस ले ली है। तो बात करते हैं हम संवैधानिक प्रासंगिकता की। देखिए, अनुच्छेद 124(2) है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन कॉलेजियम के सिफारिश पर। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट हैं उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण कैसे होगा उसका है। और जो कॉलेजियम प्रणाली है उसका विकास हुआ है जो 3 जज केस हैं उनके आधार पे। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विवाद का मूल कारण क्या है। तो देखिए, कॉलेजियम बनाम सरकार का विवेकाधिकार। देखिए, ये तो कहा गया है कि जो नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पे होगी, लेकिन नियुक्ति करना वो सरकार का विवेकाधिकार है। सरकार जो भेजे गए नाम हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो सरकार द्वारा जो विचाराधीन नाम है पर इनपुट देकर निर्णय टालना या नाम लौटाना है वो पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो प्रभाव और चिंताएं क्या होती हैं इससे। देखिए, एक तो न्यायिक रिक्तियाँ बढ़ती हैं, तो अगर न्यायिक रिक्तियाँ बढ़ती हैं तो फैसले लंबित होते हैं, वरिष्ठता का नुकसान होता है, तो न्यायाधीशों की जो पदोन्नति और भविष्य है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे प्रतिभा पलायन होता है, जैसे हमने देखा कि बम्बई और दिल्ली के जो वकील थे है ना, उन्होंने अपना जो नाम है वो वापस ले लिया। तो इससे क्या हो जाए, उत्कृष्ट वकील होते हैं वो न्यायिक सेवा से दूरी बना लेते हैं। और इसके अलावा कार्यपालिका का हस्तक्षेप, संविधान में निहित जो सत्ता पृथक्करण है उसका उल्लंघन होता है। तो सुधार की बात करें तो जो NCRWC बनी थी 2002 में, उसने न्यायिक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमेटी की सिफारिश की थी। तो इसी के तहत सरकार द्वारा जो NJS एक्ट लाया गया था 2014 में, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था। तो ऐसे में आवश्यक है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पारदर्शी समयबद्ध संवाद की आवश्यकता है। और इसके अलावा ये भी है कि NJSA का एक बेहतर रूप है वो फिर से स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ है, उसका जलवायु परिवर्तन ऐतिहासिक परामर्श निर्णय। देखिए, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जलवायु न्याय के संदर्भ में। तो लगभग सभी जो चीज़ें हैं वो सेम हैं आज भी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।